नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आज बात होगी संशोधन का जो 24 पॉइंट में जारी किया गया है महानिदेशक सर के द्वारा। तो जम्मू कश्मीर की डिग्री प्लस जिन्होंने जेंडर गलत भरा है उनको भी अलाउ कर दिया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के जिनकी रोकी गई थी नियुक्ति पत्र, अब उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो आज का संशोधन जो जारी किया गया है 24 पॉइंट में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा एक कदम थर्ड काउंसलिंग की ओर समझिए बढ़ गया है, क्योंकि ये संशोधन होने के बाद अब आवंटन होने के जस्ट बाद थर्ड काउंसलिंग की वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ देखिए, महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा जारी की गई सभी जनपद जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये नोटिस, जिसमें बताया गया है कि प्राप्तांक अधिक पूर्णांक कम, प्राप्तांक एवं पूर्णांक दोनों अधिक, प्राप्तांक एवं पूर्णांक दोनों कम, प्राप्तांक में पारस्परिक परिवर्तन के संबंध में जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में प्राप्तांक अधिक पूर्णांक कम, प्राप्तांक एवं पूर्णांक दोनों अधिक, प्राप्तांक एवं पूर्णांक दोनों कम एवं प्राप्तांकों में पारस्परिक परिवर्तन करते हुए त्रुटिपूर्ण सूचनाएं अंकित की गई है, उन अभ्यर्थियों के वास्तविक अंकों के आधार पर गुणांक की गणना किए जाने की स्थिति में कतिपय अभ्यर्थियों का गुणांक संबंध जनपद की अपनी कैटेगरी में चयनित अंतिम गुणांक के कम हो रहा है, जिसके कारण उनका चयन उस जनपद में नहीं हो सकता। चूंकि 69,000 सहायक अध्यापक के चयन के सापेक्ष सूची की अंतिम रूप से प्रकाशित की जा चुकी है, तो उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा भी मेरिट सूची में किसी तरह के परिवर्तन अथवा संशोधन न किए जाने के संबंध पर शासन निर्णय पर सहमति दी गई है। इस संबंध में न्याय विभाग से अभिमत प्राप्त करने के पश्चात आवश्यक दिशा निर्देश प्रेषित किए जाएंगे, तब तक उक्त के संबंध में कार्यवाही स्थगित रखी जाए। ये प्राप्तांक पूर्णांक वाला मैटर है। अब देखिए यहाँ पे प्राप्तांक कम एवं पूर्णांक अधिक, तो जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में कम प्राप्तांक एवं पूर्णांक अधिक अंकित किया गया है, उन अभ्यर्थियों के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 4/12/2020 के संबंध में जो बिंदु 1-2 के हैं उसमें नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रकरण जनपदीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मूल अभिलेख से मिलान एवं अन्य समुचित साक्ष्यों का प्रशिक्षण करते हुए प्रकरण निस्तारित किए जाएं। चयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से ले लिया जाए कि भविष्य में भारांक परिवर्तन के आधार पर किसी तरह के चयन सेवा संबंधी परिवर्तन की मांग उनके द्वारा नहीं की जाएगी। वहीं बात करते हैं जब तीसरे पॉइंट की, जिसमें तीसरा पॉइंट है रिलेटिव है शिक्षा मित्रों से। तो शिक्षा मित्र के रूप में अधिक भारांक प्राप्त किए हों, शिक्षा मित्र न होने के बावजूद भी भारांक ले लिए हों, उन अभ्यर्थियों ऐसे शिक्षा मित्र अभ्यर्थी जिनका निर्धारित अधिकतम 25 अंक का भारांक प्राप्त हो गया, जबकि उनकी सेवा कितनी है, मात्र 9 वर्ष। क्योंकि आपको पता है 1 वर्ष के लिए 2.5 अंक है, तो 10 वर्ष पे 25 अंक मिलेगा, ना कि 9 वर्ष पे। तो उनको वास्तविक आधार पर क्या करेंगे, गणना करेंगे, और गणना करने के बाद अंतिम अभ्यर्थी के गुणांक से अगर कम होगा तो उनको उसी जनपद में तैनात किया जाएगा, नहीं तो यह संभव नहीं है। इसी प्रकार अगर शिक्षा मित्र होने के ना बावजूद भी जिन्होंने भारांक ले लिया 25 वेटेज अंक, तो वो तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनका हाई गुणांक है, तो किसी तरह से उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या बताया गया है यहाँ पे कि इसी प्रकार शिक्षा मित्र ना होने के बावजूद जिन अभ्यर्थियों को शिक्षा मित्र का भारांक प्राप्त हो गया है, ऐसे अभ्यर्थियों के गुणांक का आकलन उनके वास्तविक अंकों के आधार पर किया जाए, तो वह अभ्यर्थी संबंधित जनपद की चयन सूची से बाहर होंगे, क्योंकि 69,000 सहायक अध्यापक के चयन के सापेक्ष सूची अंतिम रूप से प्रकाशित की जा चुकी है। इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मेरिट सूची में किसी तरह के परिवर्तन अथवा संशोधन न किए जाने संबंधी शासन निर्णय सहमति दे दी गई है। अतः इस संबंध में न्याय विभाग से अभिमत प्राप्त करने के पश्चात आवश्यक निर्देश प्रेषित किए जाएंगे, तब तक कोई भी कार्रवाई स्थगित रखी जाए। बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, सीटेट से है। यूपी टेट से मान लीजिए जिन्होंने सीटेट और टेट में अंक गलत भर दिया है, तो उससे तो मान लीजिए इसका मेरिट बनता नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ इसमें अड़ंगा ये लगा है कि अगर जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी ने 82 अंक लेकर के पास होकर के उत्तीर्ण करके भर दिया है सीटेट, तो बाहर हो जाएगा। कारण क्या है कि यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 90 अंक चाहिए, 90 अंक होना चाहिए जनरल, जबकि 82 अंक होना चाहिए किसका, ओबीसी एससी का। लेकिन यहाँ 90 अंक वाला मैटर क्या है बता दें कि जैसे कोई दूसरे प्रदेश का, हरियाणा का कोई व्यक्ति हरियाणा में ओबीसी है, जब वो ओबीसी होकर के अगर यूपी में फॉर्म डालेगा तो वो जनरल हो जाएगा। अब हरियाणा में 82 अंक पा करके पास हो गए सीटें और आ गए यूपी में भर दिए हैं 82 पे, तो ये बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 90 अंक चाहिए, ना कि 82 अंक चाहिए।
अभिलेख में नाम की भिन्नता में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में स्वयं अपने माता पिता के नामों में वर्तनी त्रुटियों में माता पिता के नाम के कालम पारस्परिक परिवर्तन किया गया है, तो यहाँ पे देखिए और सब तो त्रुटि मान लिया गया था, लेकिन जो कालम ही परिवर्तित कर दिए हैं उनके लिए निर्देश। तो इनको लिए क्या किया गया कि मूल अभिलेख से मिलान अन्य समुचित साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए निस्तारण होगा। अंतिम तिथि के बाद जो स्नातक किए हैं, बीटीसी किए हैं, सीटेट हैं, यूपी टेट है या यूपी टेट वैधता जिनका समाप्त हो गया, ऐसे अभ्यर्थी द्वारा जिनके आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 22/12/2020 के बाद स्नातक, बीटीसी, सीटेट, यूपी टेट परीक्षा उत्तीर्ण किया गया है अथवा यूपी टेट वैधता समाप्त हो गई है, सूचित किया जाता है। किसी भी चयन प्रक्रिया में वह अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकता है। तो किसी भी चयन प्रक्रिया में वही अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकता है जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन हेतु अंतिम तिथि तक न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त कर ली गई हो। यानी जिन अभ्यर्थियों के पास निर्धारित अंतिम तिथि तथा न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हता नहीं है, वे चयन प्रक्रिया में नियमानुसार सम्मिलित नहीं हो सकते, अतः ऐसे अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया जाए जो निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये अभ्यर्थी पूरी तरह से बाहर हो गए जो अंतिम तिथि के बाद अपनी वैलिड कोई बीटीसी, स्नातक या यूपीटेट पास किए हों। 7वें पॉइंट पे आते हैं तो अंकों एवं प्रमाण पत्रों में अस्पष्टता। जिन आवेदन पत्रों में अंकित प्राप्तांक अस्पष्ट नहीं है, अभ्यर्थियों द्वारा सीजीपीए के आधार पर प्राप्तांक की स्वयं गणना कर ली गई है जो कि अस्पष्ट नहीं है, अथवा ऐसे संस्थानों से परीक्षा उत्तीर्ण की गई है जिनकी मान्यता ही नहीं है, तो ये प्रकरण भी क्या हो जाएगा कि अब इन प्रकरण में प्राप्तांकों का सत्यापन अगर करा लिया जाए, वास्तविक प्राप्तांक के आधार पर उनके गुणांक का गणना कर लिया जाए, इसके अतिरिक्त संबंधित संस्थाओं की मान्यता की स्थिति स्पष्ट कर लीजिए। अगर मान्यता प्राप्त है, अंक सही हो रहा है तो उनका जॉइनिंग होगा, नहीं तो निरस्त हो जाएंगे। मूल शैक्षिक अभिलेख जो नहीं किए हैं उनके लिए तो काउंसलिंग के समय जिन लोगों ने मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया, इस संबंध में शासनादेश ने स्पष्ट किया 4/12/2020 के बिंदु 18 के अनुसार मूल अभिलेख प्रस्तुत करने के हेतु 3 माह का समय और दे दिया जाए इनको। शिक्षा मित्र रहते हुए संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में जो स्नातक उत्तीर्ण किए हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षा मित्र रहते हुए संस्थागत परीक्षा के रूप में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण है, ऐसे प्रकरण में कुछ अभ्यर्थी स्नातक के अध्ययन में प्रथम वर्ष में शिक्षा मित्र के रूप में चयनित, उनके द्वारा प्रथम वर्ष की परीक्षा संस्थागत रूप में उत्तीर्ण की गई है तथा द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षा के रूप में उत्तीर्ण की गई है। कतिपय अभ्यर्थी स्नातक तृतीय वर्ष के अध्ययन के समय शिक्षा मित्र के रूप में चयनित है, संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण है, जबकि कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हुए स्नातक परीक्षा संस्थागत रूप में उत्तीर्ण करने की स्थिति में उक्त अवधि में शिक्षा मित्र के रूप में प्राप्त मानदेय को वापस करते हुए उनकी शैक्षिक योग्यता को मान किए जाने का अनुरोध किया गया है। तो अगर जिस समय इन्होंने क्या नाम है बीए किया होगा स्नातक, अगर उसका मानदेय वापस कर देंगे तो इनका मान हो जाएगी डिग्री, नहीं तो डिग्री रद्द हो जाएगी। तो शैक्षिक योग्यता को मान तो यहाँ पे क्या होगा, नौकरी का संबंध तो वो वापस ही कर देंगे मानदेय। इस संबंध में उचित होगा कि ऐसे शिक्षामित अभ्यर्थी को उक्त अवधि का भारांक उन्हें प्रदान न किया जाए और उसका भारांक भी कटेगा। यहाँ पे देखिए स्पष्ट कर दिया है, अगर आप संस्थागत रूप से प्राप्त किए तो मानदेय वापस करेंगे, प्लस आपका भारांक भी घटेगा, 2.5 अंक यहाँ घटेगा। उसके बावजूद भी मान लीजिए शिक्षा मित्र है तो भी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो उसके बाद क्या क्या इस संबंध में उचित होगा कैसे शिक्षा मित्र को उक्त अवधि का भारांक उन्हें न प्रदान किया जाए। यदि भारांक घटाने के पश्चात वे अपनी कैटेगरी में यथावत चयनित हो रहे हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत की जाने के संबंध में जनपदीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मूल अभिलेख से मिलान एवं अन्य समुचित साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए प्रकरण निस्तारित किया जाए तथा उनका नाम उनकी कैटेगरी में चयनित अंतिम व्यक्ति के बाद रखा जाए। चयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से लेना होगा कि भविष्य में भारांक परिवर्तन के आधार पर किसी तरह के चयन समिति के परिवर्तन की मांग नहीं करेगी। और श्रेणी त्रुटिपूर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण अंग ढंग से एससी के स्थान पर एसटी, विकलांग के स्थान पर या फिर डीएफएफ के विशेष श्रेणी का अभ्यर्थी न होने के बावजूद आरक्षण का लाभ ले लिए हैं और उसकी श्रेणी को अंकित कर दिए। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि इन अभ्यर्थियों का चयन वास्तविक कैटेगरी से भिन्न कैटेगरी में चिन्हित होने के कारण हुआ है। यदि उन्हें उनके वास्तविक कैटेगरी में सम्मिलित किया जाता है तो जनपद की चयन सूची कैटेगरी की स्थिति प्रभावित होगी। चूंकि 69,000 सहायक अध्यापक की चयन सूची अंतिम रूप से प्रकाशित की जा चुकी है, अतः इन अभ्यर्थियों को सहायक श्रेणी में परिवर्तन किया जाना, चयन किया जाना संभव नहीं है, इसलिए उनका चयन निरस्त किया जाता है। तो ये भी गया, यानी कि पॉइंट नंबर 10 निरस्त हो गया है। 11 पॉइंट अन्य जनपद में सहायक अध्यापक के पद पर जो कार्यरत है, ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व से ही अन्य जनपद के
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर चयनित होकर कार्य कर रहे हैं। चूंकि वो पूर्व से ही समान पद पर वेतन पर उठा रहे हैं, तो इस स्थिति में उनका प्रत्यावेदन पत्र स्वीकार किए जाने का संप्रति कोई औचित्य नहीं है। यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ रिट की जो मोहम्मद सारिफ जिलानी वन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पारित है, तो अंतिम काउंसलिंग में प्रतिभाग कराए जाने का आदेश पारित किया गया था, किंतु नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए जाने का भी आदेश पारित है। अतः न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से पारित होने वाला आदेश के क्रम में कार्रवाई किया जाना उपयुक्त होगा। यानी यहाँ पर नोक वाले अभ्यर्थी को रोक दिया गया है। महिला के स्थान पे पुरुष, पुरुष के स्थान पे महिला। जिन महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में निर्धारित लिंग के कॉलम में त्रुटिपूर्ण अंकन करते हुए पुरुष अंकित किया है, यद्यपि महिला अभ्यर्थियों के क्षैतिज आरक्षण का लाभ दे है, किंतु उनके द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति कारण उन्हें क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु उनका चयन 49,000 सहायक पदों पर हो चुका है। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्त किए जाने के संबंध में जनपदीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मूल अभिलेख से मिलान अन्य समुचित साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए प्रकरण निस्तारित किया जाए। चयनित अभ्यर्थियों से इस आशा का शपथ पत्र लेना होगा कि भविष्य में उनके लिंग परिवर्तन के आधार पर किसी तरह के चयन सेवा संबंधी किसी तरह की परिवर्तन की मांग उनके द्वारा नहीं की जाएगी। और जिन पुरुष अभ्यर्थियों ने कर दिया है लिंग त्रुटिपूर्ण, तो उनका क्या होगा कि पुरुष अभ्यर्थी महिला श्रेणी में चयनित हो गया। ऐसे प्रकरणों का मूल अभिलेख से मिलान समुचित साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाए और अन्य विभाग से विधिक परामर्श प्राप्त करने के पश्चात आवश्यक निर्देश प्रेषित किए जाएंगे, तब उक्त संबंध में कार्यवाही स्थगित रखी गई है। यानी महिला जिन्होंने पुरुष अंकित किया है वो तो अब उनको चयन दे दिया जाएगा जिला द्वारा जांच करने के बाद, लेकिन पुरुष को यहाँ पर रोक दिया गया है। अब उनका आगे क्या है, कार्यवाही स्थगित रखी गई है, इन्हें बाहर नहीं किया गया है, कार्यवाही स्थगित रखी गई है। बाद में बताया जाएगा कि क्या इनके साथ होना है। वहीं 13 नंबर पे जाति निवास प्रमाण पत्र में ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा 28/5/2020 के बाद निर्गत जाति निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, इस संबंध में विधिक कार्यवाही की होगा कि निवास पत्र प्रमाण अत्यधिक दबाव को कम करने के उद्देश्य से उक्त शासनादेश द्वारा विभिन्न परीक्षाएं हेतु तो निर्धारित अंतिम तिथि तक निर्गत जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र को मान किए जाने का निर्देश किया गया था। अर्थात जिन अभ्यर्थियों का 28/5 के पश्चात वैध रूप से निर्गत प्रमाण पत्र को मान किए जाने के संबंध में कोई समस्या नहीं है, किंतु इस संबंध में पुनः कार्मिक विभाग से वर्तमान परिस्थितियों और 13 के बाद 14, 15, 16 ये वाला PDF ही किसी द्वारा अपलोड नहीं किया गया है, वहाँ पर ही मिस्टेक कर दी गई है मंत्रालय द्वारा ही। तो यदि उन दोनों परीक्षाओं का अधिभार चयन में एक साथ सम्मिलित किया तो ऐसे अभ्यर्थी चयन पर विचार किया जाना उपयुक्त नहीं होगा। ये 16 का पॉइंट का अधूरा भाग है। बात करते हैं 17 में, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से डिग्री लिया है उनको क्या कर दिया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा भारत सरकार जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो कि अनुदान UGC से मान्यता प्राप्त है और योग्यता प्राप्त की, तो इसका सम्यक रूप से परीक्षा और सत्यापन करते हुए अभिलेख समुचित साक्ष्य का परीक्षण करते हुए निस्तारित किया जाएगा, यानी इन्हें मान्य कर दिया जाएगा अगर इनका योग्यता होगा UGC से। जन्म तिथि भिन्नता जिनकी होगी तो अभिलेख से मिलान इन समुचित साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए निस्तारित किया जाएगा, यहाँ भी राहत दे दी गई है। स्नातक प्रशिक्षण की डिग्री एकीकृत, ऐसे व्यक्ति जिनकी स्नातक और प्रशिक्षण की डिग्री एकीकृत रूप में प्राप्त की गई है, जिसके कारण को स्नातक में प्रशिक्षण में भारांक की गणना की जाने में कठिनाई हो रही है, इस संबंध में निर्देशित किया जाता है स्नातक में प्रशिक्षण दोनों अर्हताओं के कालम में एकीकृत परीक्षा के आधार पर प्राप्त अंकों की प्रविष्टता की जाए एवं उनका 10% गुणांक में आगणित किया जाए तथा जनपदीय चयन समिति द्वारा समुचित साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए प्रकरणों का निस्तारित किया जाए। 20वां शिक्षा मित्र रहते हुए भारांक नहीं मिला, ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षा मित्र थे किंतु शिक्षा मित्र का भारांक नहीं मिला, तो अब उनको क्या किया जाएगा, 69,000 अध्यापक में चयन नहीं हो सका है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि चयन समावेश की सूची अंतिम रूप से प्रकाशित की जा चुकी है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे स्थिति में यदि उनका चयन किया जाता है तो सूची परिवर्तित होगा, अतः ऐसे प्रकरण निरस्त माना जाए। तो यहाँ पर बड़ा ही झटका लग गया है शिक्षा मित्र को, जो गलती से भारांक नहीं भरे थे, अब उनको चयन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे गलत है किया गया है विभाग द्वारा, क्योंकि इनको भी ज्वाइनिंग करा देना चाहिए था। काउंसलिंग में जो उपस्थित नहीं हुए, ऐसे अभ्यर्थी जो निर्धारित तिथि को काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए हैं, उनके संबंध में स्पष्ट करना है। प्रत्येक अभ्यर्थी को काउंसलिंग में व्यक्तिगत रूप से स्वयं उपस्थित होने पर उसका भौतिक रूप से सत्यापन किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में किसी गलत व्यक्ति को सेवायोजन किए जाने की संभावना रहती है। तो ऐसे अभ्यर्थी से पूर्व काउंसलिंग में उपस्थित का स्पष्टीकरण करते हुए अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली काउंसलिंग में प्रतिभाग किए जाने का अवसर दिया जाना उपयुक्त होगा। तो एक अवसर फिर यहाँ पर दिया गया है जिनका छूट गया है काउंसलिंग। भूतपूर्व सैनिक के कोटा के अंतर्गत चयन हेतु, ऐसे अभ्यर्थियों को जो भूतपूर्व सैनिक कोटा के अंतर्गत चयन किए जाने के हेतु भर्ती परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम उत्तरांक 60-65 को कम करते हुए उन्हें भर्ती में उत्तीर्ण करने भूतपूर्व सैनिक कोटा के अंतर्गत चयन किए जाने के संबंध में है। भर्ती परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम उत्तरांक 60-65% को कम किया जाना कदापि संभव नहीं है, इसलिए प्रत्यावेदन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर निस्तारित हो गया ये भी
जो भूतपूर्व सैनिक कोर्ट गए थे, कह रहे थे कि हमें 60-65 से नहीं और कमे पे चयन करिए, वो भी यहाँ पर नहीं मान्य किया गया है। प्रशिक्षण योग्यता इंटरमीडिएट के बाद ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रशिक्षण योग्यता इंटरमीडिएट के बाद पश्चात उत्तीर्ण किया गया सेमानियुक्ति के अनुसार, या प्रशिक्षण योग्यताएं मान्य होगी जो स्नातक के पश्चात उत्तीर्ण की गई तथा जनपदीय चयन सहमति ये भी निस्तारित कर दिया गया है। और मूल चयन सूची में सम्मिलित नहीं होंगे ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम अंतिम रूप से चयनित 67,867 में चयन सूची में सम्मिलित नहीं है, किंतु इनकी चयन सूची में सम्मिलित किए जाने की मांग की जा रही है। चयन सूची अंतिम रूप से प्रकाशित करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा चुका था। चयन सूची में सम्मिलित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है था। उपयुक्त अग्रसित कार्रवाई करने का कष्ट करें। विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूली शिक्षा के द्वारा जारी है ये पूरी निर्देश। ये थी आज की वीडियो।